हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पैथोगुरु में स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम डीएमएलटी, बीएमएलटी और एमएमएलटी के स्टूडेंट्स के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे उन स्टूडेंट्स को लैब से संबंधित जितने भी टेक्निक्स हैं उनका ज्ञान प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस कड़ी में आगे हमने एंटीजन को समझने के लिए ये वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर इंग्लिश में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो एंटीजन को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि हमको बहुत कम समझ में आते हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाने का प्रयास किया है ताकि हम सब एंटीजन को बड़ी आसानी से समझ सकें। इस वीडियो में हमने एंटीजन की परिभाषा और उसके प्रकारों को समझने का प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम एंटीजन को प्रभावित करने वाले कारक और उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि मानव शरीर पर कई सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते रहते हैं और ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्टेड करते रहते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सूक्ष्म जीव मुख्यतः बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, वर्म्स और कई प्रकार के प्रोटोजोआस होते हैं, जैसे अमीबा, जियार्डिया, प्लाज्मोडियम और भी कई तरह के सूक्ष्म जीव हैं जो ह्यूमन बॉडी को लगातार अपने जीवन यापन हेतु उपयोग करते रहते हैं और इन्फेक्टेड करते रहते हैं। इन सभी सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के कारण मानव शरीर संक्रमित होता रहता है और इन सब से लड़ने के लिए एक प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। इस प्रतिरक्षा तंत्र में कई प्रकार की ब्लड और टिश्यू की सेल्स होती हैं, जो या तो स्वयं सूक्ष्म जीवों को खाकर फेगोसाइट्स कर इन्हें मार देती है, या फिर कई तरह के ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो इन सूक्ष्म जीवों पर हमला कर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं या मार देते हैं। इन सूक्ष्म जीवों के शरीर को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि इनके शरीर पर कई विशेष प्रोटीन लगे रहते हैं, जो कई कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के कॉम्बिनेशन के साथ में जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशन से इन्हीं प्रोटीन्स को हम एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं। यदि इन एंटीजन के शाब्दिक अर्थ को जाने तो हमें यह पता चलता है कि यह एंटीजन मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है एंटी, जिसका तात्पर्य है अगेंस्ट, विरोधी। एक प्रीफिक्स है जो कि जीन्स से के साथ प्रीफिक्स होता है। जीन्स का शब्द का अर्थ अगर हम ले तो वो जेनेटिक मटेरियल्स को प्रोवाइड करता है। ऐसे पदार्थ जो ह्यूमन बॉडी के जेनेटिक मटेरियल या जीन्स के विरोधी हों, वो एंटीजन्स कहलाते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव मानव शरीर में पहुंचकर अपने जेनेटिक मटेरियल को कई गुना बढ़ा लेते हैं और अपने जैसे कई सूक्ष्म जीवों को रिप्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं और मानव शरीर को संक्रमित करते जाते हैं। इन संक्रमण के कारण मानव शरीर इन सूक्ष्म जीवों की बॉडी को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, जो एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, जिसे हम गामा ग्लोबुलिन कहते हैं। यह गामा ग्लोबुलिन हम एंटीबॉडी के रूप में जानते हैं। गामा ग्लोबुलिन का परसेंटेज प्लाज्मा में 0.7 से 1.6 ग्राम पर डीएल या 7 to 16 ग्राम पर लीटर होता है। इस प्रकार यह जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जैसे आईजीजी, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और आईजीएम। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज अलग अलग प्रकार के एंटीजन्स को
मारने के लिए या निष्क्रिय करने के लिए उपयोग की जाती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि एंटीजन सूक्ष्मजीवों पर पाए जाने वाले ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स के पदार्थ होते हैं जो मानव शरीर को संक्रमित करते रहते हैं और इन एंटीजन से लड़ने के लिए हमारा शरीर एक विशेष प्रोटीन बनाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। यह एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे न्यूट्रलाइजेशन, एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, सेल लाइसिस या फेगोसाइटोसिस। इस प्रकार से इन एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शंस का उपयोग करके हम लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं एंटीजन की परिभाषा क्या होती है, किस प्रकार से हम एंटीजन को व्यक्त करेंगे। एंटीजन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने के बाद इम्यून सिस्टम को प्रेरित कर एंटीबॉडी के बनने का कारण होते हैं। एंटीजन या प्रतिजन प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन या लाइपोलिपिड्स के भी बने होते हैं या ग्लाइकोलिपिड्स के बने होते हैं जो किसी कोशिका की सतह पर या कोशिका के आंतरिक भागों पर पाए जाते हैं, या कोशिका जो पदार्थ उत्सर्जित करती है उन केमिकल्स पर भी ये एंटीजन पाए जाते हैं। एक एंटीजन शरीर के बाहरी वातावरण के पदार्थ हो सकते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर एंटीबॉडी बनने को प्रेरित करते हैं, जैसे एंटीजन केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस, परागकण इत्यादि हो सकते हैं जो शरीर में पहुंचकर प्रतिरक्षा तंत्र को स्टिमुलेट करते हैं और एंटीबॉडी के बनने का कारण होते हैं। परिभाषा के अनुसार हम एंटीजन को समझने का प्रयास किया। अब हम एंटीजन के टाइप्स को लेते हैं कि एंटीजन किस टाइप्स के होते हैं। एंटीजन के प्रकारों को कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। हम एंटीजन्स के टाइप्स को पहले इम्यूनोजेनेसिटी के आधार पर व्यक्त करेंगे। इम्यूनोजेंस वे पदार्थ होते हैं जो एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित कर सके। तो इस प्रकार से हम पहला प्रकार देखते हैं कि कंप्लीट एंटीजन या इम्यूनोजेंस। वे पदार्थ होते हैं जो पूर्ण रूप से इतने सक्षम होते हैं कि स्वयं के द्वारा एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करते हैं और एंटीबॉडी के साथ में विशिष्ट अभिक्रियाओं को भी दर्शाते हैं। अर्थात ये पदार्थ इम्यूनोजेनिक होते हैं। इम्यूनोजेनिक का मतलब ये होता है कि यह एंटीबॉडी को बनाने के लिए सक्षम होते हैं, इसलिए ये इम्यूनोजेनिक कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन्स, पॉलीसेकेराइड्स, लाइपोप्रोटीन्स और कुछ न्यूक्लिक एसिड्स जो स्वयं ही एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए इन्हें कंप्लीट एंटीजेंस कहा जाता है। दूसरा प्रकार हम देखते हैं वो है इनकम्प्लीट एंटीजन या हैप्टेंस। जनरली इन्हें हैप्टेंस भी कहा जाता है। तो हैप्टेंस क्या होते हैं? हैप्टेंस वे पदार्थ हैं जो अपूर्ण होते हैं। हैप्टेन पदार्थ है जो स्वयं के द्वारा एंटीबॉडी बनाने में असमर्थ होते हैं, लेकिन जब ये किसी कैरियर प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग करके हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पदार्थ बनाते हैं, तब यह एंटीबॉडी को बना सकते हैं। तब समर्थ होते हैं जब ये एंटीबॉडी को बना सकते हैं। इट मीन्स कि यह नॉन इम्यूनोजेनिक होते हैं। अगर हम हेप्टेन के उदाहरण देखें तो कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स ऑफ न्यूमोनी या न्यूमोनोकोकाई या कार्डियोलिपिन जो हम एंटीजन सस्पेंशन में यूज करते हैं, ये एज ए हेप्टेन यूज होते हैं। इनके साथ में कैरियर प्रोटीन को भी ऐड किया जाता है और इन्हें कंप्लीट एंटीजन बनाया जाता है। उसके बाद में ये एंटीबॉडी से रिएक्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं, तैयार होते हैं। अब हम एंटीजन को आगे और
क्लासिफाई करेंगे उनकी ओरिजिन के आधार पर। तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन ऑफ एंटीजेंस के आधार पर अगर हम क्लासिफाई करें तो एंटीजन को हम एक्सोजेनस एंटीजन और एंडोजेनस एंटीजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक्सोजेनस एंटीजेंस वो रहते हैं जो बॉडी के बाहर बनते हैं और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, प्रवेश करते हैं, जैसे सांस के जरिए, इनहेलेशन के जरिए, इंजेक्शंस के जरिए कुछ खा लिया, या इंजेक्शन के जरिए, कुछ ड्रग के जरिए ये हमारी बॉडी में जाते हैं और एंटीबॉडी को बनाते हैं। एंडोजेनस एंटीजेंस वे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ही किसी सेल के द्वारा बनाए जाते हैं, या ये मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं, या फिर वायरल या इंटर सेलुलर जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन के द्वारा ये एंटीजेंस हमारी बॉडी में लिबरेट किए जाते हैं, जिन्हें हम एंडोजेनस एंटीजेंस कहते हैं। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि अगर एंटीजेंस को हमारी बॉडी के रिलेशनशिप के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करें तो वे किस प्रकार से होते हैं, बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू द बॉडी। इस कड़ी में जो फॉरेन एंटीजन होते हैं, जिन्हें हम हेटेरो एंटीजन भी कहते हैं, फॉरेन एंटीजन मीन्स बाहरी वाले एंटीजन, वे एंटीजन होते हैं जो एक ही जाति के जीवों में निर्मित होते हैं और अन्य जाति के जीवों में प्रवेश करने के उपरांत एंटीबॉडी को बनाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब सूक्ष्म जीव, इनसे हमारी बॉडी इन्फेक्टेड होती है और ये कई प्रकार के टॉक्सिन्स भी लिबरेट करते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बनाते हैं। दूसरा है उदाहरण इसका है सर्पविष, स्नेक वेनम। तीसरा उदाहरण है भोज्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, जैसे फिश, अंडा, ये सब प्रोटीन्स एंटीबॉडी को बना सकते हैं जो हम बाहरी रूप से हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के ब्लड के अवयव जैसे प्लाज्मा या ब्लड सेल्स, जो ब्लड डोनेशन के रूप में हम किसी व्यक्ति से प्राप्त करते हैं, तो ये भी बाहरी एंटीजेंस हैं जो हमारी बॉडी में जाकर एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा एंटीजन का टाइप्स है ऑटो एंटीजन या ऑटोलोगस एंटीजेंस। ऑटो एंटीजेंस वे एंटीजेंस होते हैं जो एक ही जीव के शरीर में निर्मित होते हैं और स्वयं के द्वारा कोई एंटीबॉडी बनाने में या इम्यून रिस्पॉन्स करने को प्रेरित नहीं करते हैं। मतलब हमारे शरीर के जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं, हमारा शरीर उनके लिए कभी भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता, ऑटो एंटीबॉडी कभी नहीं बनाता है। तो हमारा शरीर इन सारे ऑटो एंटीजेंस को पहचानता है और उनके विरोध में कभी भी ऑटो एंटीबॉडी नहीं बनाता है। परंतु कभी कभी जेनेटिकली एवं वातावरणीय प्रभाव के कारण यह एंटीजन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और स्वयं के द्वारा एक इम्यूनिटी तैयार कर लेते हैं और ये इम्यूनिटी के द्वारा ऑटो एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, जिन्हें हम ऑटो इम्यून डिसीज के द्वारा जानते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस RA या ल्यूपस एरिथेमेटस। ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं और स्वयं के ही एंटीजेंस को क्षतिग्रस्त एंटीजेंस को डैमेज करती हैं और बॉडी की टिश्यूज को डैमेज करती हैं। अगला जो टाइप है वो है एलो एंटीजेंस या आइसो एंटीजेंस। इस टाइप में एंटीजन के वे पदार्थ होते हैं जो एक ही जीवों में निर्मित होते हैं और जेनेटिकली अंतर करने वाले उसी जाति के जीवों में प्रवेश करने के उपरांत एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं या सक्षम होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि एक ही जाति के जो जीव होंगे उनमें अलग अलग जेनेटिक पैटर्न अगर अलग अलग होगा तो एक ही जाति के जीवों अगर उन्हीं में आपस में कोई
एंटीजेंस को प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनती है, जैसे ब्लड ग्रुप। तो हम सब लोग जानते हैं कि सभी लोगों का ब्लड ग्रुप करीब करीब अलग अलग होता है। अगर हम ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो उसमें एंटीजन ए होगा, ब्लड ग्रुप बी में बी प्रकार के एंटीजन होगा। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही अलग अलग एंटीजन्स होते हैं, और अगर ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाला एंटीजन दिया जाएगा तो उस ग्रुप बी या बी एंटीजन के अगेंस्ट उस व्यक्ति में एंटी बी प्रोड्यूस हो जाएगी, जो एंटीजन के साथ में रिएक्शन शो करेगी। इन्हें ही एलो एंटीजन्स या आइसो एंटीजन्स कहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला टाइप से है एलर्जेन। एलर्जेन वे पदार्थ होते हैं जो एंटीजन की तरह ही कार्य करते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस को उत्पन्न करते हैं। यह एलर्जन शरीर में प्रवेश करके इम्यून रिस्पांस को प्रेरित करते हैं और एलर्जी वाली एंटीबॉडी को बनाते हैं। एलर्जी की जो एंटीबॉडी होती है वो मुख्य तरह IgE प्रकार की होती है। यह एलर्जेंस हम भोज्य पदार्थों को खाने से, जैसे फिश, अंडा, या इनहेलेशन से, श्वास के जरिए कोई पराग कण, धूल के कण ऐसे, या फिर इंजेक्शन के द्वारा कोई ड्रग का इंजेक्शन हो गया है, या फिर स्किन के संपर्क के द्वारा ये एलर्जेंस हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं और एंटीबॉडी को बनाते हैं। ये एंटीबॉडी हमको हाइपर सेंसिटिविटी के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट टाइप है सुपर एंटीजेंस। सुपर एंटीजेंस क्या होते हैं? सुपर एंटीजेंस वे एंटीजेंस होते हैं जो इम्यून सिस्टम को अत्यधिक मात्रा में सक्रिय करते हैं। यह सुपर एंटीजेंस विशेष रूप से टी लिम्फोसाइट को सक्रिय करते हैं, जो बहुत ही भारी मात्रा में साइटोकाइन्स को लिबरेट करती है। ये साइटोकाइन्स मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स और अन्य इन्फ्लेमेटरी सेल्स को उत्तेजित करते हैं और इम्यून रिस्पांस को बहुत तेज गति से इंप्रूव कर देते हैं, बहुत बढ़ा देते हैं, जिससे शॉक या मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की स्थिति निर्मित होती है। जैसे स्टेफाइलोकोकस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन्स छोड़ता है, उससे टॉक्सिक सिंड्रोम होने लगता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम्स होता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अगला टाइप से है जेनो एंटीजेंस। जेनो एंटीजन वे एंटीजन होते हैं जो एक से अधिक जाति के जीवों में पाए जाते हैं। जेनो वर्ड का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो बाहरी या अन्य होता है, जबकि अगर इसे ग्रीक भाषा में देखें तो जिनोस को हम गेस्ट या होस्ट के रूप में जानते हैं। इस प्रकार अगर एक ही जाति के जीवों में एंटीजन में हल्का सा वेरिएशन होता है, उनको एलो एंटीजेंस बोलते हैं। और अगर दूसरी दो जातियों के भिन्न में, जैसे मैमल्स, अगर दोनों भी मैमल्स हैं और उनमें भी अगर डिफरेंस हैं, एक एनिमल है एक ह्यूमन है, उनके जो जीन्स होंगे या उनके जो एंटीजेंस होंगे उनको जेनो एंटीजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट टाइप है हेटेरोफाइल एंटीजेंस। हेटेरोफाइल्स एंटीजेंस वो एंटीजेंस का ग्रुप होता है, उन सभी एंटीजेंस का ग्रुप होता है जो करीब करीब एक समान होते हैं, परंतु यह एंटीजन विभिन्न जाति के जीवों में पाए जाते हैं, जैसे मानव, भेड़, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा इत्यादि। मतलब इन सब प्राणियों में कोई एक ऐसे एंटीजेंस होंगे जो एक समान होंगे। इन एंटीजेंस का उपयोग करके हम सीरोलॉजिकल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ऐसे टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं जहां पर हमको एंटीजेंस एक
अवेलेबल नहीं हो पाता है तो हम दूसरी जाति के जो एनिमल्स हैं उनके एंटीजेंस को हम लेबोरेटरी टेस्ट में यूज करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेटेरोफाइल एंटीजेंस का उपयोग हम कई मुख्य एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस को देखने के लिए करते हैं। जैसे उनमें से एक रिएक्शंस है वेल फेलिक्स रिएक्शंस। वेल फेलिक्स रिएक्शंस टाइफस फीवर को देखने के लिए की जाती है। पाउल बर्नल टेस्ट इन्फेसियस मोनोन्यूक्लियस को देखने के लिए की जाता है, जिसमें हम शिप आरबीसी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। इस टेस्ट को एटिपिकल निमोनिया को रूल आउट करने के लिए किया जाता है, जिसमें ह्यूमन ओ ग्रुप की जो सेल्स होती हैं एंटीजेंस को एंटीबॉडी माइकोप्लाज्मा की एंटीबॉडी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करें। थैंक्स।